पढ़ते हो लेकिन फिर भी आपका वो दोस्त आपसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ जाता है जो तुमसे 10 गुना कम पढ़ता था। आपने घंटों बैठकर परफेक्ट नोट्स बनाए जबकि आपके सभी दोस्त बाहर खेल रहे थे। कहते हैं कि हार्डवर्क पेज ऑफ, बट रियलिटी ये है कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसी स्टडी टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ के उतने मार्क्स ले आओगे जितने दूसरों के 10 घंटे पढ़ के भी नहीं आएंगे। 9th मेथड सबसे बेस्ट मेथड है जिससे आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी भी चैप्टर को इफेक्टिवली याद कर पाओगे, वो भी कम से कम टाइम और एफर्ट से। सो एटलीस्ट वहां तक तो वीडियो जरूर देखना। जो भी स्मार्ट वर्क करते हैं वहां पर मुश्किल कुछ नहीं होता है, सपोज ये दो स्टूडेंट्स एक दिन में 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। दोनों इक्वल टाइम के लिए स्टडी करते थे, लेकिन फिर भी इन दोनों के मार्क्स में जमीन आसमान का फर्क था। स्टूडेंट बी के मार्क्स स्टूडेंट ए से काफी ज्यादा थे, क्योंकि दोनों के स्टडी करने के तरीके में एक छोटा सा डिफरेंस था। स्टडीज में पाया गया है कि हमारा ब्रेन एवरेज आधे घंटे के लिए ही 100% एफिशिएंसी से काम कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट ए को ये बात नहीं पता थी। वो लगातार 6 घंटे स्टडी करता था, जिसमें कहने को तो वो 6 घंटे पढ़ा, लेकिन इफेक्टिव स्टडी हुई सिर्फ आधे से 1 घंटा, क्योंकि आधे घंटे बाद या फिर कुछ लोगों के लिए 1 घंटे बाद ब्रेन की एफिशिएंसी सिर्फ 20-30% ही रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए स्टूडेंट बी ने पोमोडोरो टेक्निक का यूज किया। इसमें हर आधे घंटे की स्टडी के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है, या फिर लगातार 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इस ब्रेक में ब्रेन रिचार्ज होगा और इसकी एफिशिएंसी दोबारा 100% हो जाएगी। इस स्टडी ब्रेक वाले पैटर्न से स्टडी करने के बाद 6 घंटों में से 5.5 घंटे इफेक्टिव स्टडी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 10 में से सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स ही इस टेक्निक को सही से यूज कर पाती हैं, क्योंकि अगर ब्रेक में कुछ ऐसा करने लग गए जिससे ब्रेक 5 मिनट से 5 घंटे की हो जाए तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ब्रेक में कोई भी हाई डोपामिन वाली एक्टिविटी मत करना। द बेस्ट वे इज कि आप 5-10 मिनट रूम से बाहर निकलो और थोड़ा चल फिर लेना, जिससे जस्ट माइंड फ्रेश हो जाए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दिन को प्लान ही गलत तरीके से करते हो, या फिर करते ही नहीं। अगर आप अपने दिन को सही तरीके से प्लान नहीं करोगे तो पिछली टेक्निक यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है। सपोज स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दोनों पोमोडोरो टेक्निक से स्टडी करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट ए सुबह उठने के बाद पहले फोन उठाएगा, गेम वगैरह खेलेगा और फिर आधा दिन वेस्ट करने के बाद स्टडी करेगा। वहीं स्टूडेंट बी पहले स्टडी करेगा, उसके बाद अपना टास्क कंप्लीट होने पर एज ए रिवॉर्ड फोन उठाएगा। गैस किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट बी के, क्योंकि स्टूडेंट ए ने तो अपना ब्रेन पहले ही डोपामिन से ओवर स्टिमुलेट कर लिया, जिससे बाद में ना तो उसका पढ़ने का मन करा और ना ही वो फोकस कर पाया। वेल, अगर डोपामिन के बारे में आपको नहीं पता तो इस वीडियो के बाद आप प्रीवियस वीडियो को। मेरा बेटा फिजिक्स वाला क्यूरियस जूनियर में इनरोल्ड है और उसकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस वीडियो के बाद आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना। राइटर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। आप कितनी इफेक्टिव स्टडी कर पाते हो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि स्टडी करते टाइम आपका एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे किचन में जाने पर कुछ खाने को मन करता है, बेड पर लेटने से सोने को मन करता है, पार्टी में जाने से नाचने को मन करता है, वैसे ही लाइब्रेरी में बैठने से या फिर एक सेपरेट स्टडी टेबल पर बैठने से स्टडी करने का ही मन करता है। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एनवायरनमेंट से क्यूज लेता है और इस क्यू की वजह से कोई भी हैबिट ट्रिगर होती है। इसलिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि स्टडी करते टाइम आप हमेशा स्टडी टेबल पर बैठकर ही स्टडी करो। कहने का पॉइंट यह है कि स्टडी के लिए एक सेपरेट प्लेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहीं पर बैठकर स्टडी कर रहे हो और वहीं पर खा रहे हो और वहीं पर फोन देख रहे हो। कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें सालों तक याद रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जितनी भी कोशिश कर लें याद ही नहीं होती। किसी भी इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो एक फैक्ट है या फिर कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ, तो आप में से कुछ को याद होगा और कुछ को नहीं, क्योंकि ये एक फैक्ट है। वेयर एज अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता हो, यानी वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने स्टार्ट किया, तो फैक्ट भी इजीली याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुई। On the 28th of June 1919, the Treaty of Versailles was signed.
इस ट्रीटी ने जर्मनी को इतना पनिश किया कि उनका इकोनॉमी कोलैप्स कर गया। फिर एक एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले लड़के अडोल्फ हिटलर ने अपने देश को संभालने का जिम्मा लिया। That I have worked, that I have advocated for you in these years. I have spent my time in service of my people. लेकिन हिटलर ने वो तरीका अपनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। बस यही अटैक वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्टिंग पॉइंट बना और 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, जो कि 1945 तक चली। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, तो 1939 का ईयर हमेशा याद रहेगा। फैक्ट्स बिल्कुल यूजलेस हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। फैक्ट्स मीनिंगफुल तभी होंगे अगर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एक करके 13 लेटर्स बोलूंगा। मेरे रुकने पर आपको सेम ऑर्डर में ये 13 लेटर्स याद करके बोलने होंगे। सो रेडी? Y T R H A U S T D P A Y H। अब वीडियो पॉज करो और याद करने की कोशिश करो। क्या हुआ, नहीं याद हुए? कोई बात नहीं, अब इनको सुनो। मैं दोबारा 13 लेटर्स बोलूंगा, लेकिन इस बार आपको पक्का याद हो जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। H A T P Y T H U R S D A Y। अब इनको रिपीट करो। मोस्ट प्रोबेबली आपको सभी लेटर्स सेम ऑर्डर में याद होंगे, क्योंकि इस बार इन लेटर्स का एक मीनिंग बन रहा था। बट ट्विस्ट ये है कि पहले वाले 13 लेटर्स और ये वाले 13 लेटर्स बिल्कुल सेम हैं, लेकिन फिर भी आप ये वाले 13 लेटर्स कभी भी बता सकते हो, वो भी बिल्कुल सही ऑर्डर में। ऐसा इसलिए क्योंकि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को ब्रेन बहुत इजीली याद कर लेता है। हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पैन सिर्फ 5 से 9 लेटर्स का ही होता है, लेकिन फिर भी आपने 13 लेटर्स याद कर लिए, क्योंकि इन 13 लेटर्स का कोई मीनिंग था जो ब्रेन को पहले से ही पता था। फैक्ट्स मीनिंगलेस होती हैं। फैक्ट्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसलिए हमेशा किसी भी चीज को याद करने से पहले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी करते टाइम सुपरफिशियल थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी अच्छे से याद नहीं होता। लेकिन ये सुपरफिशियल थिंकिंग है क्या? एग्जाम्पल से समझो। एक स्टडी में स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप ए को क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे एलिफेंट वर्ड में कितने वॉवल्स हैं। वॉवल्स आपको पता ही है, A-E-I-O-U होते हैं। तो इन वर्ड्स में कितने वॉवल्स हैं ये इनको बतानी है। इनका आंसर ढूंढते टाइम ये स्टूडेंट्स सिर्फ वर्ड के लेटर्स के बारे में सोच रहे थे, ना कि वर्ड के एक्चुअल मीनिंग के बारे में। यही होती है सुपरफिशियल थिंकिंग। ग्रुप बी के स्टूडेंट से पूछा गया, इनमें से कौन सी चीज का साइज ज्यादा है, तो उनके ब्रेन में आंसर ढूंढते टाइम उस चीज की एक्चुअल पिक्चर आई और उनका एक्चुअल मीनिंग पता चला। थोड़े टाइम बाद जब उनसे वो सारे वर्ड्स बताने को कहा गया, तो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स ने 30 में से सिर्फ 5 वर्ड्स ही बताए, लेकिन ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को 10 वर्ड्स याद थे, यानी ग्रुप ए से डबल। जब आप स्टडी करते टाइम डेफिनेशंस रीड करते हो और एक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते, तो आप सुपरफिशियल थिंकिंग कर रहे होते हो। इसलिए इस तरीके से कभी भी स्टडी मत करना। किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए रिकलेक्शन इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन से हमें लगता है कि ये चीज हमें याद है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होती। जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे होते हो, फिर चाहे लेक्चर देखो या बुक से रीड करो, आप इंफॉर्मेशन को सिर्फ रिकॉग्नाइज करते हो। कभी आपको लगा जब आप अपने नोट्स लेकर रिवीजन स्टार्ट करते हो, तो हर चीज देखने पर ऐसा लगता है कि ये भी आता है और ये भी आता है, लेकिन नोटबुक बंद करते ही सब ब्लैंक, कुछ याद नहीं होता, क्योंकि आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को देखने पर उसे रिकॉग्नाइज कर रहा था कि हाँ ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन ब्रेन में स्टोर कुछ नहीं हो रहा। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रिकॉग्निशन की बजाय रिकलेक्शन करनी होगी, लेकिन कैसे? नेक्स्ट मेथड का यूज कर। पढ़ ले। What are you binging on? एग्जाम्स आने वाले हैं। पढ़ी तो रहा हूँ। ट्रैप लैडर। कैसे? नेक्स्ट मेथड का यूज करके। किसी भी कॉन्सेप्ट को याद करना हो तो बचपन से लेकर आज तक स्कूल में हमें एक ही तरीका सिखाया गया है, रोट मेमोराइजेशन, मतलब रट्टा लगाना। लेकिन ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना है तो एक्टिव रिकॉल मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड है। एक्टिव रिकॉल में हम इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज नहीं बल्कि ब्रेन में से रिट्रीव यानी रिकलेक्ट करते हैं। किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आपको ब्रेन में ही याद करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा। सेम रिवीजन के बाद भी और लेक्चर देखने के बाद भी ब्रेन में सब कुछ सोचो। अगर ऐसे आपने सब याद कर लिया तो 100% एग्जाम में भी वो कंसेप्ट याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हम बुक या नोटबुक से देखकर आंसर नहीं लिखते बल्कि अपने ब्रेन में से ही कॉन्सेप्ट्स को रिट्रीव करते हैं।
सपोज आपने सभी अच्छी स्टडी टेक्निक्स को यूज करके पढ़ाई की, लेकिन ये सब वेस्ट है अगर आपकी स्लीप खराब हुई। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्लीप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन स्लीप एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगी। जैसे अगर आज आपने ये चैप्टर पढ़ा तो ये जाएगा ट्रांजिटरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन की परमानेंट मेमोरी में तभी स्टोर होगी अगर आप 7 से 8 घंटों की स्लीप लोगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का परमानेंट मेमोरी में स्टोर होने का प्रोसेस डिपेंड करता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप पर, जो कि सोने के लगभग 1.5 घंटे बाद स्टार्ट होती है। सो अच्छी स्टडी के साथ साथ अच्छी स्लीप का होना भी बहुत जरूरी है। हमें ये तो पता चल गया कि कॉन्सेप्ट्स को समझना सबसे जरूरी चीज है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स समझ में कैसे आएंगे? कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझने के लिए आप फेनमैन टेक्निक का यूज करोगे। इसके अकॉर्डिंग आपने जो भी पढ़ा है उसे किसी दूसरे को समझाना होगा, और कुछ इस तरीके से समझाना जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप दूसरे को कोई कंसेप्ट तभी समझा सकते हो जब आपको खुद को वो 100% क्लियर होगा। जिस भी पॉइंट पर आप अटको तो समझ जाना आपको खुद को ही वो चीज समझ नहीं आई। इस मेथड की खास बात यह है कि दूसरे को समझाते टाइम आप खुद भी एक्टिव लर्निंग कर रहे होते हो। अगर दूसरे को नहीं समझा सकते तो खुद को समझाओ, खुद से ही बात करो। SQ3R वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मेथड है। SQ3R की फुल फॉर्म है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो तो बुक उठाकर पहले सर्वे करना है, मतलब पूरे चैप्टर का जल्दी से ओवरव्यू लेना है, और हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड डायग्राम्स को देखो। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर किस बारे में है। उसके बाद आपने ब्रेन में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। ये दोनों चीजें करने के बाद ब्रेन में आंसर्स ढूंढने की क्यूरियोसिटी होगी। जब किसी चीज का आंसर ढूंढने की क्यूरियोसिटी होती है तो ब्रेन उस चीज को ज्यादा जल्दी ग्रैब करता है। सर्वे और क्वेश्चंस फॉर्म करने के बाद आप चैप्टर रीड करना स्टार्ट करोगे। उन क्वेश्चंस की वजह से ब्रेन में ऑटोमेटिकली सर्च मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा और आप ज्यादा इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर पाओगे। फिर थर्ड स्टेप है रिसाइट यानी एक्टिव रिकॉल। जो पढ़ा है उसे रिकॉल करो। एट लास्ट बारी आती है रिव्यू की। रिव्यू का मतलब है पढ़ा हुआ कुछ दिनों बाद फिर से रिवाइज करना। स्टडीज के अकॉर्डिंग किसी भी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने के लिए उसे 7 बार देखना पड़ेगा। बट इतने सारे चैप्टर्स और इतने सारे सब्जेक्ट्स कोई भी 7 बार छोड़ो, एक बार भी मुश्किल से रिवाइज करता है। लेकिन स्पेस्ड रेपिटेशन बेस्ट मेथड है जिससे आप नया सिलेबस करने के साथ साथ पुराना भी इफेक्टिवली रिवाइज कर पाओगे। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अगले दिन ही उसे रिवाइज करो, फिर 3-4 दिन बाद दूसरी रिवीजन और 10-12 दिन बाद तीसरी। ऐसे ही हर रिवीजन के बाद गैप बढ़ाते जाना, और ये साइकिल हर चैप्टर करने के बाद स्टार्ट करना होगा। कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए हम जो शॉर्टकट्स बनाते हैं उन्हें निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइट के 7 प्राइमरी कलर्स याद करने हैं तो उसके लिए निमोनिक है विबग्योर। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो ये बताओ कि हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में से कौन से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कौन से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका आंसर है लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ऐसे आप कंफ्यूज हो सकती हो, तो इसे रेडियो सुनते सुनते याद करना है। RA मतलब राइट एट्रियम और DEO मतलब डीऑक्सीजनेटेड। अब इसे आप कभी भी नहीं भूलोगे। वेल दैट्स टुडेज वीडियो गाइस। इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आई होप आप इन टेक्निक्स को यूज करोगे और कुछ दिनों बाद रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में बता के जाना। अगर किसी मेथड या टेक्निक पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक आप राइट वीडियो पर क्लिक करके डोपामिन डिटॉक्स का चैलेंज कंप्लीट करो। थैंक यू।